आओ भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, ये पढ़ेंगे अब हम। पढ़े देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों के प्रमुख सूचक देखिए। जीडीपी में आर्थिक वृद्धि दर 20-21 का पता नहीं, पर 21-22 में 9.1% और 22-23 में 7.2%। क्लियर है। 23-24 का आंकड़ा आया था ही 8.2%। 8वें आसमान पर थे हम। पेपर में पढ़ा होगा तुमने, नहीं पढ़ पाए तुम। ऐसा आता है, सच बताओ ना, तुम्हें दफना दिया जाए। तुमने नहीं पढ़ते हो अखबार। 8.2 आया था कि नहीं आया था? कित खा नहीं हो फिर। कृषि क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर देखो 20-21 में कितनी थी? 3.3%। बन सकता है पेपर में क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। 21-22 में कितना था? 3.0। 22-23 में कितना हो गया? 3.5। मतलब कृषि क्षेत्र बड़ा है, ठीक है ना। उद्योग क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर पहले तो ऋणात्मक हो गई थी 20-21 में, क्योंकि आप जानते कोरोना भाई साहब आए थे यहां पर। फिर कितनी हुई? सीधे 10.3%। फिर कितनी हो गई? 4.1%। सेवा क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर माइनस, फिर 8.4 और फिर 9.1। प्रति व्यक्ति आय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है अभी? 1,72,276। 1,72,276 है, ठीक है ना। और 21-22 में कितनी थी? 1,50। मतलब बढ़ रही है प्रति व्यक्ति आय। विदेशी मुद्रा भंडार देख लीजिए कितना है। अभी तो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया था, आपने पढ़ा होगा। 812 कुछ पढ़ा है था मैंने, अगर ध्यान आ रहा हो तो। विदेशी मुद्रा भंडार कह रहे हैं, देख लीजिए। 570, 607, 609, अब तो बहुत ऊपर पहुंच गया है, ठीक है ना। आओ अब शब्द पढ़ लो। उदारीकरण किसे कहते हैं? उदारीकरण का नाम सुना है? उदार मान देना। उदारीकरण मतलब, आओ, इस शब्द की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। इसे मेटा विचारधारा के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदारीकरण को किस रूप में? मेटा विचारधारा। एडम स्मिथ के माध्यम से है नीति हस्तक्षेप सिद्धांत के रूप में स्थापित है। वर्ष 1970 के दशक में इसे संपूर्ण यूरो अमेरिका में अपनाया गया। वर्ष 1980 में मध्य चीन ने खुले द्वार की नीति के रूप में इसकी घोषणा की। क्या कहा? खुले द्वार। उदारीकरण को क्या नाम दिया? खुले द्वार की नीति। भारत में इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई, किंतु विशेषीकृत रूप में है वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के रूप में परिलक्षित हुई। उदारीकरण का मतलब है कि सबको आने दो, ठीक है ना, और काम करने दो, ठीक है। लोन बांटना होता है, उनके अधिकार देना होता है उनको, ठीक है ना। 1991 के पहले तो हमने दरवाजे बंद कर रखे थे, फिर हमने दरवाजे खोल दिए। आओ सब व्यापार करते हैं, ठीक है ना। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति ही उदारीकरण है। लिखी एक लाइनों का क्वेश्चन बन सकता है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति क्या कहलाती है? उदारीकरण। भारत ने कब अपनाई इसे? 1991। न मिलेगा तो 1980 लगा देना, ठीक है ना। और विश्व में ये कब से आई? 19वीं शताब्दी से। कौन लेके आया? मतलब परिभाषित किसने की? स्मिथ ने, ठीक है। और एक नाम और दिया इसे, क्या? मेटा विचारधारा। कौन सी विचारधारा? अब आता है निजीकरण। नाम तो सुना होगा, सुनते हैं ना, ये नाम सुने लग रहे हैं। वह समान प्रक्रिया जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम या मालिक बन जाता है या उसका प्रबंधन करता है। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 1991 के आर्थिक संकट में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घाटे में चल रही सार्वजनिक कंपनियों को बेचने का निर्णय लिया। सरकार इतना संभाल ही नहीं पा रही थी। आप ज्यादा चीजें संभालोगे तो निश्चित है तुम नुकसान करोगे। हमेशा, चाहे पढ़ाई हो, चाहे घर हो, चाहे कोई सा भी विभाग हो, अगर कोई व्यक्ति अगर ज्यादा चीजें संभालेगा तो उससे कुछ नहीं संभलेगा, घाटे में ही जाएगा। केंद्रीय बजट 23-24 में सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत में विनिवेश की शुरुआत 1991 में हुई। विनिवेश समझ गए? इन्वेस्टमेंट। वर्ष 2005 में विनिवेश को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय निवेश कोष कब स्थापित हुआ? वैश्वीकरण, ये भी नाम सुना होगा। वैश्वीकरण को समानता राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एकीकरण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है।
भारत में 1991 के बाद सुधारों की प्रक्रिया ठीक वैश्वीकरण के बाद प्रारंभ हुई। 2000 में IMF ने वैश्वीकरण के 4 बुनियादी पहलुओं की पहचान की है। नंबर 1, व्यापार और लेन देन, पूंजीवाद, निवेश आंदोलन, लोगों का प्रवास और ज्ञान का प्रसार। थियोडोर लेविट को इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इसका वैश्वीकरण का प्रसिद्धि किसने दिलाई? ग्लोफोबिया का उपयोग वैश्वीकरण के डर को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। क्या? फोबिया तो शब्द डर के लिए ही होता है, ठीक है ना। वर्तमान में वैश्वीकरण के रुझान का मुख्य कारण स्वचालित मार्ग द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। वैश्वीकरण के शीर्ष 5 प्रकार बताए गए हैं। वित्तीय वैश्वीकरण हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, तकनीकी हो सकता है, राजनीति हो सकती है और सांस्कृतिक वैश्वीकरण हो सकते हैं। आपने देखा होगा हम बहुत सारे देशों के साथ सांस्कृतिक समझौते भी करते हैं कि नहीं, राजनीतिक समझौते भी करते हैं। सारे समझौते आते हैं कि नहीं आते हैं? तो सारे समझौते आना इसका मतलब ये सारे कैसे हैं? वैश्वीकरण है। डेविड हार्वे वैश्वीकरण को टाइम स्पेस कंप्रेशन के रूप में परिभाषित करते हैं। इन्होंने वैश्वीकरण को क्या नाम दिया है? किसने? वैश्वीकरण को बढ़ावा देने हेतु GATT गैट के स्थान पर WTO की स्थापना की गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वैश्वीकरण के चलते भारत वर्तमान में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ा कि नहीं? और जापान है कौन से नंबर पे है? कौन से पे है? नहीं आ रहा समझ में। चौथे नंबर पे आएंगे कि नहीं है? पता है ना। जापान को छोड़ने वाले इस साल के लास्ट तक छोड़ने पे बताया था मैंने। छोड़ा नहीं है जापान को हमने, पर बता रहे हैं कि दिसंबर तक छोड़ सकते हैं। सेवा क्षेत्र की अधिक भागीदारी। सेवा क्षेत्र की अधिक भागीदारी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान परंपरागत रूप से बदलकर आज वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में नए रूप में आता जा रहा है। आज तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र का योगदान दिनों दिन बढ़ रहा है। एक तरफ अर्थव्यवस्था का रुझान प्राथमिक क्षेत्र से सीधा तृतीयक क्षेत्र में पहुंच गया है। पहले हम कृषि पर डिपेंड थे, आज हम सर्विस पर डिपेंड हो गए हैं। समानता अर्थव्यवस्था प्राथमिक से द्वितीय क्षेत्र से होती हुई तृतीय क्षेत्र में विकास करती है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर 22-23 में 9.1% रही। ये इंपॉर्टेंट है। कितने परसेंट रही? 1%। कृषि क्षेत्र की भागीदारी। भारत में लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। जिस प्रकार से कृषि पर लगभग 70% लोग आश्रित हैं, वहीं सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का योगदान दिनों दिन घटता जा रहा है। कृषि क्षेत्र जितना घटता जाएगा, देश उतना विकास करता जाएगा। ठीक है ना, ये आपने पढ़ रखा है ना। वर्ष 22-23 में 3.5% की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हुई। कितनी? अब ये तो मैंने पढ़ा दिया ना, शुरुआत की टेबल में ही दिया है सब। नॉलेज इकोनॉमी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। ज्ञान अर्थव्यवस्था अधिकांश उच्च विकसित अर्थव्यवस्थाओं में गतिविधि के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में मूल्य के घटक के रूप में अमूर्त संपत्तियां शामिल होती हैं। नॉलेज इकोनॉमी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें वस्तुएं और सेवाएं मुख्य रूप से ज्ञान प्रदान गतिविधियों पर आधारित होती है, जो तकनीकी तथा वैज्ञानिक नवाचार की तीव्र प्रगति में योगदान देती हैं। थोड़ा कोई मतलब नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। 22-23 में कितना रहा है? 4.1। टेबल पढ़ा दिया ना आपको, इसमें टेबल ही है, पूरे चैप्टर का सार है। देखिए FDI, ये इंपॉर्टेंट है। आपको अभी करंट में पढ़ाया था मैंने, 20-21 में सबसे ज्यादा FDI आया था भारत में। देखो लिख रहा है 21-22 है, ये 21 में आया था। कितना? 85.57 सबसे ज्यादा। और आप जानते इस साल घटा है, ये भी करंट में पढ़ाया था ना मैंने, ध्यान है? 62%। पढ़ लेना भैया, है ना, पढ़ा दिया है मैंने। पढ़ पाओ तो देवता हो तुम, नहीं तो तुम्हारी तो जयराम जी की है ही। खत्म 2 चैप्टर। ठीक है ना, छोटे छोटे चैप्टर थे। इसकी टेबल पढ़ लेना अकेली, बस कुछ जो मेन शब्द हैं उनको पढ़ लेना। उसमें अभी आप जानते हैं कुछ ईयर दिए हैं और कुछ समझौते दिए हैं, उनको पढ़ना और उनके वर्ष पढ़ना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया?